नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज 23 सितंबर है और आज विनोद बाबू जी का जयंती है। तो आज मैं अभी अविनाश सर के पास आया हूँ और विनोद बाबू के बारे में मैं अविनाश सर से कुछ पूछना चाहता हूँ, जो कि मेरे मन में प्रश्न है और इनके बारे में बहुत ही कम मैं जानकारी प्राप्त कर पाया। इस कारण से मैं अभी सर से कुछ प्रश्न पूछूंगा और विनोद बाबू के बारे में हम सभी को, जितने भी झारखंड वासी हैं सभी को सभी बताने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आप हमारे तमाम दर्शकों को इनके बारे में बताएं, विनोद बाबू कौन थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। बहुत बहुत नमस्कार संपूर्ण झारखंड वासियों एवं हमारे प्रिय छात्र छात्राओं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के इतिहास के महान विभूतियों में से एक हैं। ये बात आपने सही कहा कि विनोद बिहारी महतो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्षेत्रीयता के कारण इनका उस प्रकार से संपूर्ण भारत में लोग इन्हें नहीं जान पाए, लेकिन हम लोग झारखंड के वासी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो हमें खास करके इनके बारे में जानना चाहिए और हम अपने माध्यम से पूरे देश में इनके इतिहास को उजागर करने में कार्य करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विनोद बिहारी महतो का जन्म धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के बड़ादाहा गांव में 23 सितंबर 1923 को एक कृषक परिवार में जन्म हुआ था, जो जाति से कुर्मी महतो थे। इनका पारिवारिक जीवन प्रारंभ में बहुत ही साधारण था, गरीब तबके से आते थे, लेकिन इन्होंने अपने उत्थान के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया और इसी उद्देश्य से ये प्रारंभ से ही पढ़ने में अपना ध्यान लगाए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफ़ी मेहनत किया। एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए धनबाद के शहर में आते थे पढ़ने के लिए, जहाँ झरिया के डीएवी स्कूल से इन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास की और आगे धनबाद के ही पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा की और तत्पश्चात उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रोजगार की तलाश थी और इसके लिए उन्होंने धनबाद समाहरणालय में आपूर्ति विभाग में क्लर्क की नौकरी कैजुअल रूप से प्रारंभ कर दी। अस्थायी नौकरी नहीं थी। कुछ दिन तक नौकरी करने के बाद आर्थिक उपार्जन भी इनका अच्छा हुआ। तत्पश्चात ये वहाँ से धनबाद कोर्ट में लिपिक का काम करने लगे, क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हुई थी, अंग्रेजी भी इनकी अच्छी थी, हिंदी तो उतनी ही अच्छी थी। इस कारण ये लेखन का कार्य कोर्ट में करने लगे। इसी बीच एक घटना घटी जो इनके जीवन को एक नया आयाम, नया मोड़ प्रदान किया। जैसा हम सब जानते हैं, इस घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूँ आपके सामने कि एक वकील से इनकी बकझक हो गई। वकील ने इनको कहा कि तुम लिपिक हो, तुम लिखने वाले हो, जितना तुम्हें मैं बता रहा हूँ उतना ही काम करो, उससे आगे तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस पर विनोद बाबू को ठेस पहुँची और चूँकि विनोद बाबू बचपन से ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे और आत्मसम्मान को जीवन में काफ़ी महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस समय शपथ लिया कि मैं आज के बाद यहाँ नौकरी नहीं करूँगा और जीवन में एक अच्छा वकील बनने का प्रयास करूँगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने इंटर की पढ़ाई तो कर रखी थी, तत्पश्चात ये रांची विश्वविद्यालय से स्नातक किए और उसके बाद पटना विधि महाविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद धनबाद शहर पहुँचे और यहाँ उसी कोर्ट में जहाँ कभी इनका अपमान हुआ था वहाँ वकालत की पेशा शुरू की। हालांकि उस समय भारत में खास करके धनबाद में चूँकि बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ बंगाली वकीलों का काफ़ी वर्चस्व था, तो प्रारंभ में इन्हें कार्य नहीं मिल रहे थे। ऐसे में उन्होंने काफ़ी रोजगार के लिए, मतलब वकालत का काम के लिए इधर उधर प्रयास किए, लेकिन कोई मुकदमा इनको प्राप्त नहीं हुआ और उसी परिस्थिति में धनबाद में BCCL, CCL, ECL और बहुत सारी जो यहाँ पर भारत सरकार के प्रोजेक्ट लग रहे थे, जैसे मैथन परियोजना, पंचेत बांध परियोजना, उसी प्रकार से आपका टाटा टिस्को की परियोजना, बोकारो स्टील सिटी, इस प्रकार से बहुत सारे जो औद्योगिक कार्य के लिए संयंत्र लगाए जा रहे थे। तो वहाँ पर झारखंड के
स्थानीय लोगों की ज़मीनें उसमें ली जा रही थी, लेकिन उनके पुनर्वास की कोई विशेष योजना सरकार के द्वारा या कंपनियों के द्वारा बनाई नहीं गई थी, और साथ ही उन्हें ना ही किसी प्रकार का कोई एक उचित राशि प्रदान किया जा रहा था और ना ही किसी प्रकार की सेवा उन्हें प्रदान की जा रही थी। ऐसे में विनोद बाबू को ये मौका मिला कि इन गरीबों और उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग के लोगों के लिए कुछ किया जाए। इसी को माध्यम बनाकर उन्होंने सबसे संपर्क साधा और कहा कि जितने भी विस्थापित लोग हैं जिन्हें पुनर्वास की सही योजना अभी तक नहीं आई है और उन्हें सही राशि नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए मुकदमा लड़ा जाए। और उन सभी लोगों को कहा कि आप न्याय के शरण में आइए, न्यायालय में आइए और मुकदमा दायर कीजिए। चूँकि सभी लोग बहुत ही गरीब तबके के थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और ऐसी स्थिति में वो केस या मुकदमा क्या लड़ते। तो उन्होंने, विनोद बाबू ने एक युक्ति निकाली कि आप आइए और मुकदमा कीजिए, मैं निःशुल्क आपकी तरफ से न्याय के लिए मुकदमा लड़ूंगा, और जब आप इसमें विजय हो जाएंगे तो जो आपको राशि मिलेगी उसमें से कुछ आप मुझे उसमें से भुगतान कर देंगे। और आगे चलकर इसका फ़ायदा भी हुआ, और एक समय ऐसा आया कि पूरा झारखंड, खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक इनकी वकालत की चर्चा होने लगी, और ख़ास करके पुनर्वास योजना, विस्थापित लोगों और ज़मीन से संबंधित जो भी मामले थे, ये धनबाद, रांची, हजारीबाग कोर्ट में तो ये जाते ही थे, पलामू से भी इनको आमंत्रण मिलता था, बंगाल भी जाते थे केस लड़ने के लिए, और पुरुलिया भी जाते थे। एक बार की घटना है कि इनके पिताजी को किसी मुकदमा में फंसा दिया गया और ये पुरुलिया जाते थे कोर्ट केस लड़ने के लिए, लेकिन उस समय तक इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई थी, तो ये बलियापुर से साइकिल से ही पुरुलिया चल जाते थे केस लड़ने के लिए। इतने जुझारू व्यक्ति थे ये। और ये तो हुई बात कि उन्होंने यहाँ के विस्थापितों को किस प्रकार से मदद किया, लेकिन आगे हम देखते हैं कि इन्होंने समाज के पिछड़े और जो दलित वर्ग के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और ख़ास करके आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनमें जो बहुत तरह की शोषण, उनको जो समाज में शोषक वर्ग के लोग द्वारा उनका जो शोषण किया जा रहा था, तो इस परिस्थिति में उन्होंने देखा कि ये जो भारत, जो पहले वर्ण संकर की व्यवस्था थी यहाँ और वर्ण संकर के लिए लड़ाई होती थी, फिर वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर जो है वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी कि उत्पादक वर्गों का जो है उत्पादन करने वाले पर उत्पादक वर्ग के लोगों के द्वारा शोषण प्रारंभ हुआ। क्योंकि हम जानते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि खनिज संपदा से भरा देश है, जंगल के साथ साथ यहाँ बहुत सारे खनिज भी हैं और जंगल से भी बहुत प्रकार के कीमती लकड़ियाँ और भी उस प्रकार से संबंधित जंगली फल फूल होते हैं। तो ये काफ़ी संपन्न भूमि रही है, लेकिन यहाँ के जनता जो है प्रारंभ से ही शोषित होते आए। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि पहले समाज को बदलना चाहिए, और हम देखते हैं कि पूरा समाज और राजनीति जो है वादों पर चलती है। पहले लोग वादे करते हैं कि इसको परिवर्तन किया जाए, और सही में अगर वादा पूरा कर दिया जाए तो समाज में परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन हम देखते क्या है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन हमारे विनोद बाबू कहते थे कि पढ़ो और लड़ो और कथनी और करनी को एक करो, तभी हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसी प्रयास में उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की, जो कि शिवाजी के नाम पर रखा गया। हमारे देश के एक बहुत बड़े मध्यकालीन दौर के योद्धा हैं शिवाजी, जो कि महाराष्ट्र आते हैं। उनसे प्रेरित होकर के विनोद बाबू ने शिवाजी समाज की स्थापना की, और यहाँ के जितने भी शोषित दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनके अंतर्गत फैले कुरीतियों, रूढ़िवादी तत्वों को, और जो भी उनमें कुंठाएँ हैं और जो निरक्षरता है, उन सब को दूर करने के लिए इस समाज के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया। और आगे चलकर इन्होंने एक आदिवासी नेता शिबू सोरेन को भी पहचाना कि ये भी एक व्यक्ति हैं जो आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ा। और उनके जुड़ने के बाद उन्होंने शिबू सोरेन एक सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। जिस प्रकार से ये समाज के पिछड़े और दलितों के लिए शिवाजी समाज काम कर रहा था, उसी प्रकार आदिवासी वर्ग के लिए सोनोत संथाल समाज काम कर रहा था। और ये दोनों संगठन आगे चल करके झारखंड आंदोलन में कूदती है, और जयपाल सिंह मुंडा का जो उद्देश्य था कि हमें झारखंड को अलग कराना है, जिसमें वो असफल हो चुके थे,
तो उसको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अगर झारखंड में फिर से किसी व्यक्ति का इनरोलमेंट होता है, अगर वो व्यक्ति उसमें आते हैं आगे, तो उस विनोद बिहारी महतो ही है, और जिसका हम परिणाम देखते हैं कि आगे चलकर झारखंड एक अलग राज्य होता है और इसका लाभ यहाँ के सभी झारखंड वासियों को होती है। विनोद बिहारी बाबू का व्यक्तित्व जानने के लिए एक दो घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके समक्ष। तो एक तो मैं उनके पुत्र के ही बात को मैं यहाँ फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो उनके पुत्र सांसद भी रहे हैं, राजकिशोर बाबू। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि किस प्रकार एक आदिवासी व्यक्ति घनघोर मतलब पूरा भयानक बारिश के बीच रात को 9 बजे उनके आवास पर पहुंचते हैं, और ये घटना उस समय की है जब विनोद बाबू इस दुनिया में नहीं है, 96 की घटना है। और वो व्यक्ति पहुंच करके राजकिशोर बाबू से मिलते हैं और 500 रुपया उधार लेकर के अपनी बहन का लाश ले जाने के लिए, टुंडी के रहने वाले थे, टुंडी धनबाद शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है। आज तो वहाँ तक जाने के लिए सड़क भी है, लेकिन उस समय की बात है जब वो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। और वो व्यक्ति रात को 9 बजे राजकिशोर बाबू के पास आता है। उस राजकिशोर जी से वो कभी मिले भी नहीं थे, सिर्फ नाम जानते थे कि विनोद बाबू के बेटे हैं। लेकिन उनका विश्वास देखिए, और ये बताता है कि विनोद बाबू किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, कि उनका लोगों पर क्या असर था, क्या छाप था, कि लोग उनके विश्वास को धारण किए हुए उनके पुत्र के पास आते हैं कि जब विनोद बाबू इतने अच्छे व्यक्ति थे, जरूर उनका पुत्र हमें मदद करेगा। और इस विश्वास को उनका पुत्र तोड़ते भी नहीं हैं राजकिशोर बाबू, और उन्हें 500 रुपये की मदद करते हैं। इसी प्रकार की एक घटना और है, यहाँ आपका धनबाद में ही बरवा से कुछ आगे बागसोमा के आसपास एक आदिवासी परिवार रहता था, और उसमें जो उनके पति थे वो किसी कारण से घर कहीं काम करने निकले हुए थे, और इसी बीच उनकी पत्नी जो थी, उनका 3 पुलिसकर्मियों के द्वारा परेशान किया जाता है और उनको मतलब शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में संजोग से कुछ देर के बाद उसके पति वापस लौट जाते हैं और उन तीनों पुलिस से बहस होता है, और इसी क्रम में एक पुलिस के द्वारा गोली मारकर उस आदमी की हत्या कर दी जाती है। और उस समय विनोद बाबू कचहरी में बैठे हुए थे। जब उनको घटना की पता होती है तो वह स्वयं आते हैं घटनास्थल पर और उनके पति के लाश को ले जाकर के पोस्टमार्टम करवाते हैं, और फिर अपनी गाड़ी से उनके लाश को वहाँ भेजते हैं और कहते हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमको इसके लिए लड़ना है, मुकदमा करना है। तो इस प्रकार से वो हमेशा व्यक्तियों को मतलब एक ऊर्जा देते थे कि क्यों और किस प्रकार आपका शोषण हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लड़े। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने जो नारा दिया, पढ़ो और लड़ो, ये वाकई व्यवहारिक रूप से भी वो इसे जमीन पर उतारते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे कि विनोद बिहारी महतो जो कि एक सामान्य से सरल सा एकदम आम आदमी जैसे रहते थे, ऐसे हालांकि बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन नॉर्मल इंसान जैसे रहते थे, और अधिकतर जो कार्य करते थे वो गरीबों के या फिर जो भी शोषित परिवार है उनके लिए काम करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।